हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेसिक टर्म्स पे हमने बात कर ली थी, कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टेंस पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, इन सब पे बात कर ली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि कंडक्टेंस थी क्या। कंडक्टेंस सिंपली मीन्स था कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, मूवमेंट ऑफ आयन पे, मूवमेंट ऑफ आयन। तो मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही बात है। मान लीजिए, देखो एग्जांपल देखो, यहाँ ये मान लीजिए मैंने एक कंटेनर था, इसमें मैंने सॉल्यूशन में डाल रखा है NaCl। तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से आयनाइज्ड होंगे ये सॉल्यूशन के अंदर, है ना। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इनका। अब मैंने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया, यानी कि डाइल्यूशन किया मैंने। यहाँ डाइल्यूशन का सिंपली मीन्स हम वाटर ऐड कर देंगे। मान लीजिए वाटर ऐड कर दिया, तो अब होगा क्या, इन आयंस के बीच में जो हमारा सॉल्वेंट है, वाटर है, वो एंटर कर जाएगा और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी कि इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनके बीच का इंटरआयनिक जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ये क्लोजली पैक्ड थे, क्लोजली पैक्ड थे तो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे आपने वाटर डाला, आपने डाइल्यूशन किया, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बीच में हमारा क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया, वाटर आ गया, है ना। तो इनके बीच में क्या हो गया, इंटरआयनिक जो अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, अब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके लिए मूवमेंट क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया, इंटरआयनिक जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया। तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इजीली वो मूव कर पाएंगे, और इजीली मूव कर पाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, देखो दो तरीके से, हमने दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मैं बात कर रहा हूं यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है जो 100% आयनाइज होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग और एसिड बेस से मिलने वाले सॉल्ट। तो ये सॉल्ट NaCl किसका एग्जांपल था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये सारा का सारा आयनाइज होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें पता है डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या आया रिजल्ट, कि डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन होगा हमारे पास कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज ड्यू टू डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन के कारण इंटरआयनिक क्या होगा, रिपल्शन कम हो, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ आयन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है 100% आयनाइज तो होता ही नहीं है ना। कुछ एक % आयनाइज होता है। जैसे NaCl तो जितने मॉलिक्यूल लिए उतने का दूसरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया। मान लीजिए, देखो ये मैं बात कर रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, एसिटिक एसिड की, है ना। तो मैंने बताया था रिवर्सिबल एरो से डिनोट करते हैं हम इसको ना, क्योंकि कुछ एक पार्ट इसका डिसोसिएट होता है, प्लस H प्लस। मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल लिए मैंने, अब 10 में से 10 तो ये डिसोसिएट होते ही नहीं। ये कितने डिसोसिएट होते, पार्शियली, यानी कि मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे कितने रह गए, 8, और यहाँ पे कितने बन गए, 2। अब यहाँ पे डाइल्यूशन करने से होगा क्या, देखो यहाँ पे जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे, वाटर ऐड करोगे, वहां पे आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो डिसोसिएशन है वो बढ़ेगा। आपने जैसे मान लीजिए इसमें 100 ml वाटर डाला, तो डाइल्यूशन पहले 8 मॉलिक्यूल्स थे, फिर ये 6 हो जाएंगे, फिर ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
तो डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पहले देखो आयंस कितने थे, दो थे, जब जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गया। तो डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो वहां कंडक्टेंस भी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस whenever dilution increases, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। लेकिन यहां रीजन क्या होगा, ड्यू टू डाइल्यूशन डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। तो यहां पे रीजन क्या था, कंडक्टेंस तो यहां भी बढ़ रही है, लेकिन यहां पे रीजन क्या था कि जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, इसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कारण क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टेंस पे हमने इफेक्ट देख लिया, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, तो कंडक्टिविटी की सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो क्या थी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी पे देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी लिए बात कर लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए, ये दोनों पे एक जैसा इफेक्ट डालेगी। मान लीजिए NaCl की बात करता हूँ मैं, ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये बात करते हैं अपने, ठीक है। अब डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये। अब हमारे पास हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा पे क्या इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का। तो हमारे पास कप्पा की डेफिनेशन क्या थी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस है। मान लीजिए ये यूनिट वॉल्यूम था हमारा, ठीक है। इस यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए पहले मेरे नंबर ऑफ आयंस थे 3, 4 आयंस थे पहले, तो इन 4 आयंस की वजह से क्या हो रही थी, मेरी कंडक्टेंस हो रही थी। तो मान लीजिए 4 यूनिट थी यहाँ पे कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम जैसे ही आप करोगे तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आयंस की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। पहले मान लो 4 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो पहले कंडक्टिविटी किन की वजह से थी, 4 आयंस की वजह से, अब किन की वजह से होगी, 2 आयंस की वजह से। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो यहां हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ड्यू टू डाइल्यूशन इंक्रीजेज। रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आपका जो आयंस की नंबर है। तो यहां से हमने क्या बात की, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आएगा। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट अगर बात करें इस पे, देखो कुछ एक और इफेक्ट देखते हैं, जैसे मोलर कंडक्टेंस पे इफेक्ट देखते हैं इसका, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हमने लैम्डा एम से डिनोट किया था, उसके जो फॉर्मूले थे वो मैं लिख रहा हूं, फिर हम देखेंगे डायरेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मूला एक तो लिखा था ये कप्पा बाय सी, और क्या लिखा था, मैंने लिखा था कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम, और क्या लिखा था मैंने, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ये हमने लिखा था। अब देखो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम कैसे आया। आपको कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला याद है, कंडक्टेंस का, जैसे हमने क्या लिखा था, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R = ρl/a, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं 1/r =
1/ρ A/L हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/r क्या होता है कंडक्टेंस, 1/ρ क्या होता है कप्पा, और A/L, अब देखो ये एरिया है ये लेंथ है ना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ बाय लेंथ से, यानी कि लेंथ और ये ऊपर मल्टीप्लाई लेंथ से नीचे मल्टीप्लाई, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा फॉर्मूले पे, लेकिन यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर था ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर बन के क्या मिल जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। और इस एल को इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बना देखो, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एल स्क्वायर तो कप्पा इंटू वी। अच्छा एल स्क्वायर अगर मैं मान ले जाऊं इफ एल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या बनेगा देखो, जी इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। अब इस पूरे फॉर्मूले को अगर मैं एन से डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ मोल से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ एन से डिवाइड किया है, तो जी बाई एन कंडक्टेंस पर मोल, तो हमारे पास कंडक्टेंस पर मोल क्या थी, यही तो हमने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जब उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, जी बाई एन को मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे कप्पा इंटू वी बाई एन अगर हम करें मोलर वॉल्यूम के, तो ये वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एम इंटू कप्पा इंटू वी एम मोलर वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारा फॉर्मूला था जो ये आया था कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम वाला। तो अब हम इफेक्ट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे किसका, डाइल्यूशन का। अब देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम एक ही बात है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूँ, डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा, लेकिन कंडक्टिविटी अभी हमने पढ़ा कंडक्टिविटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो ये तो दोनों इफेक्ट पड़ रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो लैम्डा एम किस पे डिपेंड करेगा, तो लैम्डा एम ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा जो डोमिनेंट करेगा, यानी कि ज्यादा बढ़ कौन रहा है या ज्यादा डिक्रीज कौन हो रहा है। तो यहां ध्यान दो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कप्पा की वैल्यू बहुत ही लेस डिक्रीज होती है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होता है इंक्रीज होता है, यानी कि डोमिनेंट कौन करता है वॉल्यूम डोमिनेंट करता है। इसलिए हमारे पास डाइल्यूशन पे क्या होता है, डाइल्यूशन पे जो हमारी लैम्डा एम की वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस है वो क्या करती है हमारे पास इंक्रीज होती है। तो लैम्डा एम इंक्रीजेज व्हेनेवर डाइल्यूशन इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फैक्टर में से ये क्या करता है डोमिनेट करता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो 1 लीटर तक बढ़ जाएगा और कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी 0.002 यूनिट, या इस तरीके से हम मान सकते हैं कि बहुत छोटी अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है। तो हमारे पास लैम्डा एम इंक्रीज होगा डाइल्यूशन पे इंक्रीज करने पर। अब हम मोलर कंडक्टिविटी के अंदर जो वेरिएशन आता है डाइल्यूशन की वजह से उसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो ये हम ग्राफ बनाते हैं एक कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं लैम्डा एम और ये हमारी कंसंट्रेशन है √C। तो हमने ये तो देख लिया कि डाइल्यूशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी और लैम्डा एम इंक्रीज होगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों के अंदर अलग अलग इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा लेकिन अमाउंट जो है इंक्रीज होने की वो अलग अलग है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। तो यहां पे जो इंक्रीज है वो क्या है बहुत स्लो इंक्रीज है, और यहां पे जो इंक्रीज है वो क्या है बहुत ही रैपिड इंक्रीज है, ये इसको कह सकते हैं वेरी शार्प इंक्रीज है। अब देखो ये किसका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये किसका है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लिख देते हैं दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे क्या हो रहा है काफी शार्प इंक्रीज हो रहा है और यहां पे बिल्कुल धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है। अब देखो अगर मैं बात करूं एक कंडीशन की, कौन सी कंडीशन कि जब मेरे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाए जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो इसको समझो कि इस ग्राफ को मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को अगर पीछे मैं इस y एक्सिस पर जोड़ देता हूं तो ये कहां पहुंच जाएगा
इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0, और मोलर कंडक्टेंस इस पे जो होगी, अब देखो कंसंट्रेशन 0 पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन 0 है, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस होगी उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम नॉट, और इसको किस रूप में डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या हुई, जब हमारे पास डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी, तब किसी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस। किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा एम 0 से या लैम्डा एम इनफाइनाइट से, इससे डिनोट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बड़ा आसान है कि हमने इसको लास्ट पीछे यहां तक मिलाया और हमें मिल गई। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग, अभी देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पर्टिकुलर हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कॉलरॉश लॉ। उससे पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम निकालते हैं रिलेशन किसका, लैम्डा एम का और लैम्डा इनफाइनाइट का, तो वो रिलेशन क्या आता है हमारे पास, कुछ इस तरीके का रिलेशन आता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी की पावर हाफ, या कि इसको रूट सी लिख सकते हो। ये रिलेशन होता है किसका, लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन और लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। ए क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिबाई हकल ओनसैगर इक्वेशन, डेबाई हकल ओनसैगर इक्वेशन। क्या करती है ये रिलेशन, क्या करती है इक्वेशन, ये इक्वेशन रिलेशन बताती है किस किस का, लैम्डा एम यानी कि एट एनी कंसंट्रेशन और लैम्डा एट एम एट 0 कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताती है। कौन, डेबाई हकल ओनसैगर इक्वेशन। किसके लिए, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए काम करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इस पे एक लिमिटेशन भी है, एट लो कंसंट्रेशन, ये कम कंसंट्रेशन पे ही बताती है, हाई कंसंट्रेशन में इस पे कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिबाई हकल ओनसैगर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या बताती है आपको, रिलेशन बताती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। ए क्या है यहाँ पे, ए सिर्फ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ये किसकी बात की हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पे कैसे। अब हम बात करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंडक्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास लॉ होता है जिसको हम कहते हैं कॉलरॉश लॉ। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट फर्दर क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।